दोस्तों, अगर कल सुबह भारत का डिफेंस चीफ अचानक गायब हो जाए, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना एफआईआर, ना रेजिग्नेशन, सिर्फ एक लाइन आए, डिसिप्लिन वायलेशन, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? चीन में यही हो रहा है। क्या ये नॉर्मल है? चीन की फौज देश की फौज नहीं है, और जब आर्मी देश के लिए नहीं, एक आदमी के लिए लड़ने लगे, तो समझ लीजिए दोस्तों, एशिया का एक डेंजरस फेज शुरू हो चुका है। शी जिनपिंग अपने जनरल से एक्चुअली डर क्यों रहा है? क्योंकि चीन में एक ही रूल है, या तो तुम लॉयल हो, या तो तुम गायब हो। ताइवान के लिए चीन जब तैयारी करता है, तो भारत को क्यों बिजी रखता है? और एलएसी पर अचानक टेंशन क्यों बढ़ जाती है? इसका जवाब जनरल्स के हटाने में छुपा हुआ है। दोस्तों, इतिहास कहती है, जब आर्मी प्रोफेशनल नहीं पॉलिटिकल हो जाए, तो डिसीशंस फास्ट होते हैं, लेकिन लाशें भी उतनी ही ज्यादा गिरती हैं। और चीन वही गलती रिपीट कर रहा है। वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगेन मैं कहूंगा कि आप लोग देखते जरूर है हमारे चैनल को, वीडियोस को, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। छोटे भाई की मदद जरूर कीजिए सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चीन के पावर कॉरिडोर्स के अंदर चल रही एक साइलेंट से अर्थक्वेक की। चीन में जनरल्स गायब हो रहे हैं। जी हाँ। मिनिस्टर्स गायब हो रहे हैं। जी हाँ। टॉप मिलिट्री लीडरशिप एक एक करके सिस्टम से निकाली जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी को ऑफिशियली बताया ही नहीं जा रहा कि हुआ क्या है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई कोर्ट ट्रायल, ना रेजिग्नेशन लेटर। बस एक लाइन आती है, पार्टी डिसिप्लिन का सीरियस वायलेशन। और फिर साइलेंस। सबसे पहले एक फंडामेंटल चीज समझना जरूरी है। चीन की फौज, जिसे हम लोग पीएलए कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो देश की आर्मी नहीं है। ये सेंटेंस थोड़ा शॉकिंग लगेगा, पर यही सच है। पीएलए मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक आर्म्ड विंग है, ना कि नेशन की आर्मी जैसे भारत की सेना। भारत में आर्मी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होती है। चीन में आर्मी पार्टी के अंडर होती है। यानी सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी बाद में बोलो या भाड़ में गई बोलो। अगर आप पार्टी के लॉयल नहीं हो, तो आप चाहे कितनी भी कैपेबिलिटी रखें, आप ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए जब चीन के टॉप जनरल्स पर एलिगेशंस लगते हैं, तो आप नोटिस करिए, हमेशा लैंग्वेज पॉलिटिकल होती है। कभी सीधा ये नहीं बोला जाता कि देश के सीक्रेट्स बेच दिए गए या नेशनल बिट्रेयल हो गया, बल्कि बोला जाता है पार्टी डिसिप्लिन वायलेट की, पॉलिटिकल फैक्शंस बनाए, पार्टी की अथॉरिटी अथॉरिटी को चैलेंज किया। मतलब प्रॉब्लम क्राइम नहीं है, प्रॉब्लम पावर है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ जो मैं आपको बताता हूँ। चीन के मिलिट्री सिस्टम में करप्शन है, ट्रांसफर्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, पोस्टिंग्स में। और ये सबको पता है। लेकिन हर करप्ट ऑफिसर को निकाला नहीं जाता। सिर्फ उन्हें निकाला जाता है जो पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट हो जाते हैं। करप्शन एक स्विच की तरह यूज होता है। जब तक आप यूजफुल हो, स्विच इज ऑफ। जब आप थ्रेट बन गए, स्विच इज ऑन। अब सवाल आता है, शी जिनपिंग इतना एग्रेसिव क्यों हो गया? आंसर सिंपल है, पावर सेंटर्स का क्लैश। चीन में ट्रेडिशनली दो बड़े पावर सेंटर्स रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप। शी जिनपिंग एक ही चीज चाहता है, सिर्फ एक पावर सेंटर, और वो है वो खुद। अगर कोई जनरल अपना ग्रुप बनाने लगे, अपनी लॉयल्टी नेटवर्क खड़ी करे, या फ्यूचर लीडरशिप का सपना देखे, तो शी के लिए वो एक एनिमी बन जाता है। चाहे वो कल कितना ही क्लोज एलाई क्यों ना रहा हो, यू कैनॉट गो अगेंस्ट हिम। जो हम देख रहे हैं वो कोई रैंडम एक्शन नहीं है, ये एक प्लान्ड मेथोडिकल क्लीन अप है। टॉप कमांड से शुरू होता है, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्सेस तक, एक एक करके की डिसीजन मेकर्स को हटा दिया गया। आज सिचुएशन ये है, मिलिट्री लीडरशिप का मेजोरिटी हिस्सा या तो निकल चुका है, या इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, या कंप्लीट साइलेंस में है। बचे कौन? सिर्फ वो लोग जो एब्सोल्युटली लॉयल हैं, जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं, जो सवाल नहीं पूछते।
अब असली जियोपॉलिटिकल गेम यहां आता है, ताइवान। चीन कभी भी ताइवान पर मिलिट्री एक्शन लेने से पहले एक चीज 100% श्योर करना चाहेगा। जब ऑर्डर दिया जाए तो कोई जनरल बट सर, नो सर, ऐसा कोई डाउटफुल स्टेटमेंट ना दे। शी जिनपिंग को ऐसे जनरल्स चाहिए जो बोलें, यस सर, ऑर्डर्स रिसीव्ड, थैंक यू, वी विल अटैक। इसीलिए ये पर्ज हो रहा है, इमीडिएट वॉर के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर वॉर रेडीनेस के लिए। नियर टर्म में इन्वेजन हो ना हो, पर लॉन्ग टर्म में चीन अपनी चेस बोर्ड पूरी तरह सेट कर रहा है। दोस्तों, इतिहास हमें बार बार एक ही लेसन सिखाती है, और जो नेशंस इस लेसन को इग्नोर करते हैं, वो लेसन ब्लड, टेरिटरी और ह्यूमिलिएशन के साथ सीखते हैं। जब किसी देश की आर्मी प्रोफेशनल फोर्स से ज्यादा पॉलिटिकल टूल बन जाए, जब प्रमोशंस कॉम्पिटेंस पे नहीं लॉयल्टी पे मिले, जब जनरल्स का सबसे बड़ा टैलेंट स्ट्रेटेजी नहीं ओबीडियंस बन जाए, और जब इंडिपेंडेंट मिलिट्री थिंकिंग को डिसलॉयल्टी समझा जाए, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि सिस्टम बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखता है, पर अंदर से डेंजरसली हॉलो है, खोखला है। ऐसे सिस्टम्स में डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं, ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं, नीचे लेकिन सिर्फ यस सर सुनाई देता है। पर प्रॉब्लम यह है दोस्तों, स्पीड का सब्स्टिट्यूट विजडम नहीं होता। जब बैटलफील्ड रियलिटीज और पॉलिटिकल ईगो के बीच कोई प्रोफेशनल फिल्टर ही ना रहे, तो डिसीजंस बोल्ड नहीं ब्लाइंड हो जाएंगे। और ब्लाइंड डिसीजंस का रिजल्ट, अंडर एस्टिमेशन ऑफ द एनिमी, ओवर कॉन्फिडेंस इन ओन कैपेबिलिटी, और ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट। आप इतिहास उठाइए दोस्तों, सोवियत यूनियन के आखिर के साल, इराक की आर्मी अंडर सद्दाम हुसैन, अर्जेंटीना का फॉकलैंड्स एडवेंचर, हर जगह पैटर्न सेम। टॉप लीडरशिप को सिर्फ वही जनरल्स चाहिए थे जो जी हुजूरी करते थे, जो एग्री करते थे, चैलेंज नहीं करते थे। और जब रियलिटी ने शॉक किया, सिस्टम कोलैप्स धड़ाम से। शी जिनपिंग एग्जैक्टली इसी मॉडल की तरफ जा रहा है। उसको डिबेट नहीं चाहिए, डिसेंट नहीं चाहिए, अल्टरनेटिव असेसमेंट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उसको चाहिए स्पीड, टोटल कंट्रोल एंड जीरो रेजिस्टेंस। और इस प्रोसेस में वो जनरल्स जो एक्सपीरियंस के साथ आते थे, जो बैटलफील्ड की कॉम्प्लेक्सिटी समझते थे, जो वॉर को लास्ट ऑप्शन मानते थे, उन सबको सिस्टमेटिकली साइडलाइन किया जा रहा है। एक हेल्दी मिलिट्री सिस्टम में पॉलिटिकल लीडरशिप डायरेक्शन देती है, मिलिट्री लीडरशिप एग्जीक्यूशन प्लान बनाती है, और दोनों के बीच एक हेल्दी टेंशन होता है। वही टेंशन डिजास्टर्स को प्रिवेंट करती है। और जब ये बैलेंस टूट जाता है, तो फौज स्टेट की शील्ड नहीं, लीडर का एक पर्सनल तलवार बन जाती है। और इतिहास बताती है दोस्तों, पर्सनल तलवार अक्सर अपने ही देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए दोस्तों, जब आप सुनते हो कि सब जनरल्स लॉयल हैं, सिस्टम यूनिफाइड है, कोई डिसेंट नहीं है, तो समझ लीजिए सिस्टम सेफ ही नहीं है, सिस्टम फ्रजाइल हो चुका है। शी जिनपिंग शायद आज कंट्रोल जीत रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म में इज गोइंग टू लूज इट बिग टाइम। वो एक ऐसी मिलिट्री बना रहे हैं जो पावरफुल कम, अनप्रेडिक्टेबल ज्यादा है। और जब एक न्यूक्लियर आर्म्ड पावर प्रेडिक्टेबल हो जाए, तो उसका सिर्फ उस देश तक लिमिट नहीं रहता, वो पूरे रीजन के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। बाहर की दुनिया को चीन एक मैसेज दे रहा है, चीन में सिर्फ एक ही बॉस है, ना मिलिट्री कू का चांस, ना इंटरनल डिफेंस का स्कोप, नो अल्टरनेटिव लीडरशिप का स्पेस। इसका मतलब शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म अनप्रडिक्टेबिलिटी। और जियोपॉलिटिक्स में अनप्रडिक्टेबिलिटी सबसे डेंजरस चीज होती है। अब दोस्तों आप बोलोगे, इतना सारा बकबक कर रहा है ये बंदा, व्हाट इज इट इन इट फॉर मी, भारत के लिए क्या है? बताता हूँ। भारत का क्या लेना देना इससे? बहुत ज्यादा लेना देना है दोस्तों, बने रहिए। अगर आप भारत की नेशनल सिक्योरिटी को सिर्फ पाकिस्तान एंगल से देख रहे हो, तो आप बड़ा पिक्चर मिस कर रहे हो। जब किसी देश की फौज प्रोफेशनल जजमेंट कम करे, पॉलिटिकल ऑर्डर्स ब्राइंडली
ब्लाइंडली फॉलो करे, तब मिसकैलकुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। और मिसकैलकुलेशन का मतलब होता है LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत चीन बॉर्डर पर एक सडन एग्रेशन, गलवान जैसा इंसिडेंट, या लोकल कमांडर इनिशिएटिव के नाम पर एस्केलेशन। भारत के लिए सबसे डेंजरस चीज होती है अनप्रिडिक्टेबल चाइना। शी जिनपिंग के अंडर चाइना एग्जैक्टली वही बन रहा है। पहले चीन के सिस्टम में डिबेट होते थे, जनरल्स क्वेश्चन देते थे, पॉलिटिकल और मिलिट्री बैलेंस था। अब ऑर्डर ऊपर से आएगा और नीचे सिर्फ एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब लिमिटेड वार्निंग टाइम, डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग कम, मिलिट्री सिग्नलिंग ज्यादा। भारत के प्लानर्स को अब वर्स्ट केस अजम्पशन के साथ चलना पड़ेगा। जब भी चीन ताइवान पर प्रेशर बढ़ाता है, वो अक्सर मल्टीपल फ्रंट्स ओपन कर देता है, और भारत उस स्ट्रेटेजी का एक साइलेंट पार्ट होता है। अरुणाचल पर स्टेटमेंट्स, LAC पर पेट्रोल इंटेंसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फेस ऑफ्स। सिंपल लॉजिक, भारत को बिजी रखो, क्वाड का फोकस डाइल्यूट करो, और इंडो पैसिफिक नैरेटिव वीकन करो किसी भी तरह। शी जिनपिंग के कंसोलिडेटेड पावर का एक और इम्पैक्ट, चीन अब परसुएशन कम, कोerशन ज्यादा यूज करेगा। कोerशन यानी जबरदस्ती, मैं जो बोलूंगा वही सही। अब भारत के लिए इसका क्या मतलब है? ट्रेड पे प्रेशर आएगा, सप्लाई चेन लेवरेज पे इश्यूज आएंगे, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, और रीजनल बुलिंग होगी आपकी। इसीलिए भारत का इकोनॉमिक सिक्योरिटी और मिलिट्री सिक्योरिटी दोनों एक साथ लिंक हो जाता है। अब एक पॉजिटिव एंगल भी है इसमें। शी जिनपिंग जितना ज्यादा पावर सेंट्रलाइज करेगा, उतना ही चीन रिजिड बनेगा। करेक्ट है? सब आप हो मेरे साथ इस बात पर। इंटरनली ब्रिटल होगा, कमजोर होगा, और मिस्टेक्स ज्यादा करेगा। भारत के लिए अपॉर्चुनिटी यही है। लॉन्ग टर्म पेशेंस, कोएलिशन बिल्डिंग, कॉर्ड, आसियान, यूरोप के साथ अलाइनमेंट करके रखो, मैन्युफैक्चरिंग प्लस डिफेंस इंडिजनाइजेशन, इंडिजनाइजेशन करो। भारत को रिएक्शन नहीं, प्रिपरेशन करनी है। यूज दिस टाइम टू प्रिपेयर। चीन और भारत का युद्ध होने वाला ही है। अब वो अगले 2 साल में हो, 1 साल में हो, 5 साल में हो, या 10 साल में हो, होगा, मतलब होगा। भारत चीन का एक युद्ध तो होगा ही होगा। चीन भी उसकी तैयारी कर रहा है, हम भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। आवर फोकस शुड बी दैट जब वो हमला होगा, देन हाउ कैन वी बी विक्टोरियस इन द लीस्ट प्रॉब्लमेटिक मैनर फॉर अस। वो हमको देखना है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन भारत को लेकर ये है, चीन के जनरल्स का पर्ज या उनका निकल जाना या निकालना सिर्फ चीन का इंटरनल मैटर नहीं है। ये एशिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को अफेक्ट करता है। भारत चाइना के इक्वेशंस को और हार्डन करता है, और तकलीफ देता है, और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को मोर लाइकली बट लेस प्रिडिक्टेबल बनाता है। भारत को इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है, स्ट्रेटेजिकली आउटथिंक करना है चीन को, क्योंकि चीन स्पीड से चलता है, और भारत को स्टेबिलिटी के साथ एंड्योरेंस पे खेलना है। तो दोस्तों, समरी सिंपल है। ये करप्शन का केस नहीं है, ये आइडियोलॉजी का भी केस नहीं है, ये एब्सोल्यूट पावर का केस है। शी जिनपिंग चीन के मिलिट्री सिस्टम को प्रोफेशनल से पॉलिटिकल बना रहा है, इंडिपेंडेंट से लॉयल बना रहा है, कलेक्टिव लीडरशिप से पर्सनल कंट्रोल में ला रहा है। और ताइवान सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, जर्नी अभी चल रही है। चलिए, यहीं पे अपनी वाणी को आज विराम देते हैं और सेशन का अंत करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।